क्या समस्या है ये इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कि चारों तरफ से लोग हल्ला कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप सरदाना जी? संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग इशू है क्योंकि जब वक्फ की बात आती है या माइनॉरिटी की बात आती है तो पॉलिटिक्स होना वाजिब है। तो हिंदुस्तान में दो शब्द ऐसे हैं जिनको अगर आप कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें राजनीति होगी। एक है किसान और दूसरा है माइनॉरिटी। इस हिंदुस्तान की राजनीति में इन दो के बगैर राजनीति हो नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल अगर आप सही है। ये दो शब्द हटा देंगे तो फिर आपको काम की बात करनी पड़ेगी जो किसी को नहीं करनी। तो ये एक करेक्ट। पूरा अनफॉर्चुनेट पार्ट है इकोसिस्टम का। अब रही बात कि सर क्या हुआ है, अगर आप 1995 का कानून देखें और 2025 का कानून देखें और उनको कंपेयर करें तो सारी स्थिति क्लियर हो जाती है कि इतना हंगामा क्यों बरपा है। इस पे आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा यहाँ दर्शकों को गाइड कर दूं कि मैंने एक डिटेल्ड सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं। हर मुद्दे पे जब भी विवाद हुआ है मेरे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है वक्फ एंड कंट्रोवर्सीज को लेकर, और डिटेल में उनका लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया है। 10-12 वीडियोस है। तो आप, एक मेरा चैनल है विजय सरदाना लीगल गाइड्स, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आपका तो विजय और इस सरदाना चैनल, इनसाइट्स है ना? सर 1 तारीख से मैंने एक नया चैनल शुरू किया है विजय सरदाना लीगल गाइड्स के नाम से। तो अच्छा अच्छा जितने अच्छा। भी लीगल मैटर हैं और लीगल कंट्रोवर्सीज हैं सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में, पार्लियामेंट में, जनता के बीच में, उनकी डिटेल व्याख्या ओनली फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इन ए सिंप्लीफाइड मैनर, नो पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स, ताकि हम तथ्यों को जाने। क्योंकि सर आपको भी पता है कि सोशल मीडिया आने से बहुत सारे र्यूमर आ जाते हैं, बहुत सारे नैरेटिव फिक्स किए जाते हैं और तथ्यों की जानकारी किसी को नहीं होती। तो एक प्रयास है कि तथ्यों के साथ सामने रखा जाए। उदाहरण के लिए आज पे भी जो आपने टॉपिक उठाया, इस पे मैंने बहुत डिटेल्ड संविधान के कौन से मुद्दों को लेकर ऐतराज किया गया है, उनका जस्टिफिकेशन क्या और संविधान का प्रोविजन क्या है, ये मैंने उसमें डिटेल एनालिसिस किया। तो वही चर्चा मैं आज आपके साथ भी करने वाला हूं। सर आपने कहा मैं कि तो आपसे थोड़े कंट्रोवर्सीज हो बेसिक रही हैं। सवाल पूछ लेता हूँ, बेसिक सवाल पूछ लेता जी हूँ। जी जी जी। ये बताएं कि साहब यदि कोई एक्ट जब बनता है, मूल एक्ट यदि कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अमेंडमेंट एक्ट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए? नहीं, इनका तो सवाल यही है ना सर कि अमेंडमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी को नलीफाई कराएंगे। जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास किया है जिसको राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकृति दे दी है और जो 8 तारीख को नोटिफाई हो गया है एज ए लॉ ऑफ द लैंड, ये सारी बातें चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनको नलीफाई करे। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या होगी सर, अब ये पूरा का पूरा तो नलीफाई होगा नहीं। अब तो सुप्रीम मैंने तो जो कोर्ट जो सवाल पूछ, बेसिक पूछा वो तो आप हाँ या ना में बता दीजिए। नहीं हो सकता ना सर, आप उसको कैसे नलीफाई करेंगे? तो अमेंडमेंट जब ऑफ मूल एग्जिस्टिंग एक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसका अमेंडमेंट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए? नहीं हो सकता ना, यही उनका प्रयास। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा अमेंडमेंट रद्द कर दिया जाए, जो मूल है उसको वैसे ही रखा जाए। तो ये रद्द नहीं हो सकता। इसीलिए लाइन बाय लाइन इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जब चर्चा होगी तो ये देखना होगा कि अब भाई एक अगर लाइन खराब है तो क्या पूरा कॉलम खराब है या पूरा डॉक्यूमेंट खराब है? तो चर्चा तो होगी ही। और कानून में तो अगर यही होता है अगर कि ये अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी लगाएंगे तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वो है जिसको ये उससे कर पाएंगे, क्योंकि देखिए नहीं इसमें, जी कॉन्स्टिट्यूशनल या तो कॉम्पिटेंस नहीं है, तब आप इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा क्लॉज है जिसके विरुद्ध जा रही है कोई ऐसी बात, तब आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं। तो ये इनमें बिल्कुल से सही क्या? कहा आपने सर, दोनों ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि तो इसलिए इसको रद्द करना, डिमांड तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना सर, डिमांड तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि संविधान ही खराब है, तो उसमें कोई मुद्दा नहीं है।
आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप कह दो कल को जी सुप्रीम कोर्ट देश पे खर्चा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, डिमांड करने में क्या जाता है, लॉजिक क्या है? तो जो आपने कहा वो लॉजिकल ये है कि अगर पहले एक कानून है और वो संवैधानिक है, उसको आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये गलत बनाया गया है, तो वो वैलिड है। अब उसमें संशोधन करना है, तो संशोधन ऐसा तो है नहीं कि उसमें अचानक हमने सारा बदल दिया है। उसमें अगर मान लीजिए कि 70, 80, 90 क्लॉज हैं, उसमें से हमने 10-15 को चेंज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये पूछेगा ना कि भाई ये जो 10-15 में से कौन सा खराब है या पूरे के पूरे खराब है, जवाब 44 तो की है, देना पड़ेगा ना। 44 क्लॉजेस है हाँ, अमेंडमेंट्स एक्ट के। हाँ वो है, मैं क्या बोला, एक उदाहरण दे रहा हूं सर मैं। तो उसमें अगर ये पूछा जाएगा लाइन बाय लाइन की बताइए कौन सा लॉ खराब है या कौन सी लाइन खराब है, कौन सा पैराग्राफ खराब है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है, सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिन मुद्दों पे कहा गया है कि ये कानून खराब है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उठाए गए हैं, आप चाहें तो मैं उनकी लिस्ट भी बता सकता हूं। हाँ, मैं तो मुझे नहीं वो लगता तो स्टैंडर्ड है, 13, 14, 15, 16, 21, 21, 25, 21, 25, 26, 29, 30 26, 30 और और तीन और 301, तीन 301। 301। हाँ, तो ये जो सारे हैं, अब इसमें कोई लॉजिक तो समझ में आ नहीं रहा, और इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो क्लैरिटी और आ जाएगी। जी जी सर। जी जी, हाँ तो आप थोड़ा एलेबोरेट करें। सर देखिए, जो सबसे पहला इन्होंने चैलेंज किया है, मैं एक एक करके, मैंने इनकी जो 10-12 एप्लीकेशंस थी उनकी मैंने स्टडी करके एक लिस्ट बनाई है। अच्छा। पहला है कि भाई एलिमिनेशन और डी रिकॉग्निशन ऑफ वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर को लेकर इन्होंने कहा कि साहब आप उसको डी रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। अब इसमें अपने आप में सवाल ये आता है कि वक्फ बाय यूजर की डेट कहां से शुरू होगी। इसके अंदर कंट्रोवर्सी 2 लेवल पे है सर, मेरे हिसाब से। मान लीजिए कि आज एक मंदिर था, आपने उसको तोड़ के मस्जिद बनाई, वहां पे आपने नमाज पढ़ी, उस एरिया को आपने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और आपने वहां पे हिंदुओं को जाके पूजा नहीं करने दी, वो तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है एक हिसाब से। अब आप कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लगातार नमाज पढ़ रहे थे इसलिए ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, आपने मुझे जबरदस्ती घुसने नहीं दिया, वहां पे मेरे को पूजा नहीं करने दी, मेरा पूजा स्थल तोड़ दिया, तो मेरे राइट का क्या होगा? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जबरन आपके घर में घुस जाऊं और आपको 6 महीने घर में आने ही ना दूं और उसके बाद कह दूं वक्फ बाय यूजर, मतलब ये तो मकान मेरा हो गया, एडवर्स पोजीशन हो गया आपका। तो मैं वही कह रहा हूं। तो सवाल इस बात का है कि आप जबरदस्ती कब्जा करके कहीं पे अगर आप दूसरे जिसका मालिकाना हक था उसको अगर आप घुसने नहीं दोगे, उसको वहां पे पूजा नहीं करने दोगे, उसकी प्रॉपर्टीज आपने जबरदस्ती कब्जा ली, अब आप कहते हो क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे हमारी हो गई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना होगा, नहीं तो ये कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी। पहला मुद्दा। अच्छा, एक और बताओ दूसरा। आपको इसमें, आपकी जी बात कोई सप्लीमेंट कर देता हूं मैं, और वो सप्लीमेंट ये कर देता हूं कि साहब कि इसमें एक जो मुस्लिम लॉ है वो किताबुल वक्फ है, और ये किताबुल वक्फ जो है ये फतावा आलमगीरी, ये सॉरी आपके हाँ फतावा आलमगीरी में है ये। तो जो फतावा आलमगीरी ये कहता है उसमें वक्फ बाय यूज़र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उल्टे जो वो 2 बातें कहता है वो इनके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। तो अगर ये कहते हैं इनके रिलीजियस उसमें कोई इंटरफेरेंस हुआ है वक्फ बाय यूज़र, अव्वल तो 1995 के पहले वक्फ बाय यूज़र था नहीं। 1995 में बाय स्टैट्यूट वक्फ बाय यूज़र आया और 2025 में बाय स्टैट्यूट वक्फ बाय यूज़र खत्म हो गया। यही इनको ऐतराज है कि हम जो प्रोविजन लाए थे अपने कब्जे की जमीनों को हथियाने के लिए, आपने वो प्रोविजन क्यों हटा दिया? इनका ऐतराज वही है, इस बात को हमें समझना होगा। तो पहला मुद्दा तो ये है।
दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बार बार उठाया वो ये इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स, जी इसको लेके ऐतराज किया है। अब सवाल इस बात का है, जो फंडामेंटल इशू है, इस पे भी मैंने आज एक सुबह वीडियो डिटेल्ड बना के डाला है, जिसमें मैंने कानूनी जो पुराना 1995 का कानून है उसको ही एनालाइज करके कहा है कि आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड जो है ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कहीं नहीं लिखा है पूरे कानून में कि काउंसिल और बोर्ड का काम रिलीजियस एक्टिविटीज या परफॉर्मेंस करना है। कानून में साफ साफ लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, इट मींस इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इट इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। तो जो इन्होंने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही गई है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो वहां है जहां आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां से आ सकता है, पहली बात। दूसरा, आप हो सेक्युलर हिंदुस्तान, क्या भारत सरकार कोई एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना सकती है विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन? ये आपका संविधान इजाजत ही नहीं देता। अगर आप सेक्युलर हैं तो आप सिर्फ एक रिलीजन के लिए और एक ही समुदाय के लोगों को मिला के एक बॉडी अगर बनाते हैं, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से और वो भी संसद में पास करके, तो क्या ये सेक्युलर हिंदुस्तान की परिभाषा में फिट बैठता है? सवाल इस बात का है। क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, तो आप तो रिलीजियस बॉडी बना रहे हो फॉर ए नॉन रिलीजियस फंक्शन विच इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू है, जिस पे मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के व्यूज को सुनना और समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दलीलें क्या आती हैं।